कानून व्यवस्था भारत का संघीय ढांचा, ये हम सब लोग जानते हैं। हम सब लोग पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं। सबकी जानकारी में है कि भारत का संविधान भारत के एक संघीय ढांचे को अधिकार क्षेत्रों में बांटता है। फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा देश काम करता है और फेडरल स्ट्रक्चर में जहां कई अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास दिए जाते हैं और राज्य सरकार की विशेष सूची में होते हैं। इसी विशेष सूची में लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य सेवा उसी तरीके से पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। यकीनन मैंने भारत की संसद में इस विषय को उठाने का मैंने काम किया था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार रिपोर्ट मंगवाए। इसी विषय पर हमारी मुलाकात महामहिम राज्यपाल जी से भी हुई थी और उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया था कि बिहार की वास्तु स्थिति को केंद्र के समक्ष रखें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश महामहिम के द्वारा केंद्र सरकार से की जाए। और ये आग्रह मैंने केंद्र सरकार से भी किया था कि भैया बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए एक अराजकता का जो माहौल, भाई कितनी और हत्याओं का हम लोग इंतजार करेंगे। आज डर के साए में हर बिहारी जी रहा है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं और जघन्य अपराध हो रहे हैं। कोई छोटे मोटे नहीं, भाई छपरा वाली घटना कोई छोटी घटना है। 3 युवकों को किस बेरहमी से बांधकर पीटा गया है, या आरा में एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले वृद्ध दंपति की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। 30 घंटे तक उनके शव की जानकारी भी किसी को नहीं हुई। या मधुबनी में एक छोटे से युवक के साथ विवाद को लेकर माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तमाम, या कल पटना में भाई दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, 4 लोगों को गोली मार दी गई। आज सुबह धरने पर मुजफ्फरपुर में कुछ लोग बैठे हुए तो उसमें से एक युवक को गोली मार दी गई। तो ये आए दिन खुले आम जो अपराधी इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार में अब कानून नाम की भाई कोई चीज बची नहीं। और ऐसे में हमारे गृह मंत्री, जो संजोग से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी चिंता ही नहीं है इस तरह। भाई क्यों नहीं समाधान यात्रा पर जाते हैं मुख्यमंत्री? आरा या मधुबनी या छपरा क्यों नहीं जाते हैं? एक बार तो जाए, उन परिवारों से मिले तो जहां पे घटना घटी है। मुख्यमंत्री जाना ही जरूरी नहीं समझते। और उनसे जब आप किसी भी विषय पे सवाल कीजिएगा तो भाई अफसोस इस बात का होता है कि छूटते ही जवाब आता है कि अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं है। भाई मुख्यमंत्री जी को अगर अपने ही प्रदेश से जुड़े हुए किसी विषय की जानकारी नहीं है तो क्यों बैठे हुए हैं भैया वो मुख्यमंत्री के पद पर? आप उनकी बाइट्स निकाल कर देखिए, आप ही के कैमरे पे। कल भी आप जब वो आएंगे आप पूछेगा कोई सवाल उनसे, क्योंकि कल तक और हत्याएं हो गई होंगी, पूछेगा उस हत्या के बारे में। छूटते ही मुख्यमंत्री बोलेंगे अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया एक ऐसा मुख्यमंत्री जिनको बिहार के बारे में जानकारी ही नहीं है। इसीलिए मैंने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया था। मुझे उम्मीद है कि सही समय पर केंद्र सरकार भी कदम उठाएगी। पर हाँ, बिहार अब और हत्याओं का इंतजार नहीं कर सकता बिहार सरकार के जागने के लिए। छपरा की में आने वाले दिनों में आप देखिएगा बिहार के अलग अलग जिलों में जनता दल यूनाइटेड की जिला इकाई एक कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थामेगी। और कारण है इसका भाई, आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी अब ये पता है कि उनकी पार्टी का अब कोई भविष्य बचा नहीं है। भाई जिस पार्टी के नेता स्वयं इस बात को बोलते हैं कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कोई दूसरे दल का नेता हो, तो भाई ऐसे में उस पार्टी का ना वर्तमान बचा है ना उस पार्टी का भविष्य बचा है। भाई आज की तारीख में मैं भी एक राजनीतिक दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरी भी एक अपनी पार्टी है। मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं बोलूं कि मेरे बाद मेरी पार्टी का नेता या कोई दूसरे के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे या कोई दूसरा उत्तराधिकारी होगा। मेरे बाद कोई होगा तो मेरे दल का ही कोई नेता होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि भाई दूसरे दल के नेता, इन्हीं को अब हम सबको आगे बढ़ाना है, तो भाई जब आपको उन्हीं को बढ़ाना है तो आपके पार्टी के नेता आपके पास क्यों रहेंगे? और यही कारण था नागालैंड में भी जिस तरीके से एक बड़ी उनकी पार्टी का धड़ा हम लोग के साथ जुड़ा, जो खुद उनके पार्टी के नेताओं को नहीं पता, क्योंकि मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि अरे कौन आता है कौन जाता है, हमको फर्क नहीं पड़ता। जब उनको अपनी पार्टी के नेताओं के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता तो इसीलिए उनको पता भी नहीं है कि नागालैंड में कितने लोग उनके प्रवक्ता, उनको ये तक नहीं पता कि उनके कौन कौन से, वो बोल रहे हैं कि भाई एक कोई आदमी चला गया अपने परिजनों के साथ, जबकि उनके पार्टी के प्रधान महासचिव विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ कई उनके जिला अध्यक्ष उस दिन हम लोग के साथ नागालैंड में जुड़े हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ेंगे। 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अगले हफ्ते मैं भी नागालैंड जाऊंगा प्रचार के लिए और इसी क्रम में
आगे बढ़ते हुए आप देखिएगा बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड के विभिन्न जिलों के कई सदस्य जदयू को आप टारगेट कर रहे हैं, उसको आप टारगेट क्यों नहीं करते हैं? वो भी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है यहाँ बिहार में। भाई हम किसी को टारगेट कर ही नहीं रहे। नहीं, आप तो नीतीश और जदयू को टारगेट हम विरोध करते हैं जी। और नीतियां आज की तारीख में संजोग से नीति निर्धारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जी। और मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को आप सबसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हर कोई ये जानता है कि मुख्यमंत्री एकला चलो की रणनीति पर काम करते हैं। उनके अलावा शायद उनकी परछाई को भी इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो क्या नीति बना रहे हैं। बहरहाल ऐसे में मैं सिर्फ उनकी नीतियों का विरोध करता हूं और जब मैं इस आवाज को उठाता हूं, जिन लोगों को ये बात सही लगती है वो मेरे साथ आकर जुड़ते हैं। 2020 विधानसभा के चुनाव के बाद उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने एक चिराग मॉडल का जिक्र किया था। चिराग मॉडल भाई उन्हीं जन भावनाओं का प्रतीक है। मैं प्रतिबिंब करता हूं उन भावनाओं को या उन आक्रोश को जो आम बिहारियों के मन में है, और जब हम लोग उसका प्रतीक बनते हैं या उसका प्रतिबिंब हम लोग करते हैं, जब उनको हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसमें जो लोग साथ में आकर जुड़ते हैं और जिसमें बड़ी संख्या में उनके पार्टी के सदस्य हैं। भाई हम नहीं जा रहे किसी के पास कि आप आइए, वो लोग आ रहे हैं। हम किसी श्रेणी हम किसी के पास नहीं जा रहे कि भैया आप आइए, आप जुड़िए। आज की तारीख में जिसको भी बिहार के भविष्य की चिंता है, या हर वो व्यक्ति जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में विश्वास रखता है, या हर वो व्यक्ति जो बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना देखता है, वो लोग पार्टी में आकर जुड़े। अब उसमें एक बड़ी संख्या जनता दल यूनाइटेड की है, तो उसमें हमारा भैया कोई दोष नहीं। जदयू को निरंतरता में मेरा प्रयास कायम है। विपरीत परिस्थितियां इसलिए ही नहीं कि भाई बिहार में एक अलग सरकार है। यकीनन जब सरकार आपके गठबंधन की नहीं होती है तो कार्यों को धरातल पर उतारने में यकीनन समस्याएं आती हैं, पर विपरीत परिस्थितियां कई और लहजे से भी पिछले 2 साल मेरे लिए भी यकीनन पार्टी परिवार हर दृष्टि से देखें तो कठिन रहे, पर उसके बावजूद जो मेरा कर्तव्य है उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और उस दिशा में जमुई लोकसभा को विकसित राज्यों की विकसित लोकसभाओं की श्रेणी में और तीव्रता से हम लोग लेकर आगे बढ़े, ये मेरा लक्ष्य हमेशा से रहा है। जहां एक तरह बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मैं जिक्र करता हूं कि कैसे बिहार को हम लोग विकसित राज्य बनाए, तो उसकी जड़ में हर एक जिला है। जब तक आपका हर एक जिला विकसित नहीं होगा तब तक विकसित राज्य की आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। जहां की मुझे जिम्मेदारी है उसको विकसित करने के प्रयास में निरंतरता में मैं लगा हूं। अब इसके अलावा आप लोग रंग सूट करता है मेरे मुख्यमंत्री जी को। बांटने की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा से करते आए हैं, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है। कभी उन्होंने बिहार को भाई संविधान के खिलाफ जाते हुए उन्होंने बिहार को बांटने का काम किया। संविधान में सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति का जिक्र है, वहां पर कहीं दलित महादलित फॉर दैट मैटर इवन दलित शब्द का इस्तेमाल कहीं पे भी संविधान में नहीं किया गया है। पर उसके विरुद्ध जाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे बिहार को दलित महादलितों में बांटने का काम किया, पिछड़ा अति पिछड़ा में बांटने का काम किया। कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुछ, कभी कोरी, कभी कुर्मी, और तो और महिला पुरुष तक में हमारे प्रदेश को बांटने का काम किया गया। महिलाएं इनका कैसे वोट बैंक बनी रहे उसको ध्यान में रखते हुए महिला पुरुष में डिवाइड करने का प्रयास किया गया। पुरुषों को लेकर किस तरीके से विवादास्पद बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया जनसंख्या को लेकर, ये हम सब ने सुना। तो जो मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति करते हैं उनको सूट करता ही है। तो इसीलिए अब जब ये जातीय रंग वहां पर दिया जा रहा है कि एक फलाना जात और फलाना जात के बीच में इस तरीके का उत्पाद हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये मुख्यमंत्री जी को सूट करता है और उनके मंत्री भी इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। उनके मंत्री भी यही राजनीति। भाई आज की तारीख में बिहार में ज्वलंत विषय बिहार की बेरोजगारी है, महंगाई है, बढ़ता अपराध है, ये तमाम बातें हैं। पर उनके मंत्री किस पे बात करेंगे? रामचरितमानस पे बात करेंगे। किस पे उनके मंत्री बात करेंगे कि भाई अंग्रेजों के वक्त कौन अंग्रेजों का गुलाम था, कौन अंग्रेजों का दलाल था, इस पे बयान देंगे। तो बांटने की राजनीति और छपरा वाली घटना उसी का उदाहरण है। भाई जब आपका नेता ही प्रदेश का नेतृत्व, प्रदेश के मुखिया ही बांटने की राजनीति करते हैं तो इस तरीके की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। चिराग पासवान जी ने नागालैंड में पिछले लोकसभा के वक्त उस वक्त के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी खुद यहाँ पर आए थे। हमारे साथ आकर उन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी रेल लाइन की। मुझे खुशी है कि इस बार के इस बजट में पहले फेज का उसका आवंटन का जिक्र किया है, जहाँ पे फर्स्ट फेज में झाझा से बटिया तक इस रेल लाइन को बनाया जा रहा है। 20 किलोमीटर ये रेल लाइन है जिसके लिए राशि आवंटित की गई है। अलग अलग और क्षेत्रों में झाझा रेलवे स्टेशन की रेल नगरी के तौर पर भैया झाझा जाना जाता है,
उस रेलवे स्टेशन में कई कार्यों को लेकर पहले से भी उस पर काम चल रहा था। मांग लंबे समय से फुट ओवर ब्रिज को लेकर वहां पर रही थी, उसको लेकर काम चल रहा है, जो कि हमको लगता है अब मार्च तक वो काम भी खत्म पूरा वहां पर हो जाएगा। यात्रियों की सुविधाओं को लेकर वहां पे कई तरीके के कार्य चल रहे थे। जमुई की अगर हम लोग बात करें, जमुई रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म के चौड़ीकरण की, उसको उठाने की बात हो, उसके लंबाई को बढ़ाने की बात हो, ये कई ऐसे कार्य हैं जो पहले से भी चल रहे थे और इस बार के भी बजट में कई राशि आवंटित की गई है। आप लोग चाहेंगे तो ये पत्र, ये जिसमें पूरा डेटा दिया हुआ है, ये भी हम आपके साथ साझा कर देंगे। लगभग 456 करोड़ की योजना रेलवे से जुड़ी हुई इन तमाम छोटे बड़े तमाम कार्यों को लेकर इसका प्राकलन किया गया और उसमें से लगभग 350 करोड़ 351 करोड़ के लगभग की राशि 351 करोड़ 0.5 करोड़ की राशि इसके लिए आवंटित की जा चुकी है, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में खर्च के लिए लगभग 250 करोड़ के आसपास की राशि यहां पर मुहैया कराई गई है, जो इन तमाम योजनाओं को झाझा से लेकर बटिया तक हो या फिर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण को लेकर हो या यात्री सुविधाओं को लेकर हो, लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 के वित्तीय वर्ष में इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और हम लोग के लिए ये गर्व की बात है कि जहां देश भर में मुझे लगता है कुल मिला के 1200 के करीब रेलवे स्टेशंस को चिन्हित किया गया है देश भर में, और जिसमें से बिहार में मात्र 86 रेलवे स्टेशन है जिनको चिन्हित किया गया है अमृत योजना के तहत, अमृत भारत योजना के तहत उन रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा, जिसमें हम लोग की लोकसभा में से 2 रेलवे स्टेशन को लिया गया है, जमुई को लिया गया है, सिमुलतला को लिया गया है। तो इसके लिए जहां मैं अपनी तरफ से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, वहीं